गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है लिमिटेशन ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी की सीमाएं क्या हैं। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहली जो लिमिटेशन है वो कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। हम ये वाली बात पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक कंपनी को बनाने में बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होती है, बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है, उसके बाद कंपनी बनती है। टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, प्रोसीजर है, लीगल रिक्वायरमेंट की बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। जो भी कंपनी बनाना चाहता है, जो व्यक्ति कंपनी बनाना चाहता है, उसे लीगल रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, उसके बाद ही वो कंपनी बना सकता है। कंपनी बनाना सिंपल रूप में बताएं तो आसान नहीं है, उसके लिए लॉ की नॉलेज चाहिए, या फिर हमें किसी लॉ पर्सन जैसे किसी लॉयर या सीए की हेल्प लेनी पड़ेगी, तब जाकर कंपनी बनती है। तो इसे बनाना आसान नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। सेकेंड बात है लैक ऑफ सीक्रेट्स, क्योंकि एक कंपनी है। अब कंपनी में बहुत सारे मेंबर्स हैं, और बेटा पब्लिक कंपनी में तो अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं, जितने चाहो उतने मेंबर्स रख लो आप। अब जब अनलिमिटेड मेंबर्स हैं तो कोई भी यदि डिसीजन लिया गया, कोई भी सीक्रेट है तो वो सीक्रेट रहेगा ही नहीं, सबके बीच में बढ़ जाएगा, बातें पराई हो जाएंगी एक बार कहने के बाद। आपको पता था सोल प्रोप्राइटरशिप में केवल एक बंदा होता था, तो सीक्रेट्स केवल उसके पास रहते थे। एचयूएफ में एक फैमिली के पास रहते थे, पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 तक पर्सन्स होते थे। बट यहाँ पर कंपनी में तो अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं। जब अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं तो सोच के देखिए, सीक्रेट कोई भी रहेगा ही नहीं, लैक ऑफ सीक्रेसी रहेगी हमेशा। ठीक है। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट कह रहे हैं, क्योंकि ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग होती है, मेंबर्स अलग हैं, और मेंबर्स ने डे टू डे बिजनेस के लिए किसे रखा, अपॉइंट किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो उससे क्या हो जाता है कि डायरेक्टर्स ना अपना काम करते तो हैं, बट उसे अपना बिजनेस सोच के नहीं करते हैं। मतलब कि जैसी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए वैसी नहीं करते, वो एक ड्यूटी की तरह निभाते हैं। जिस तरह से हमारा बिजनेस होता है तो हम मन लगाकर काम करते हैं, हम सोचते हैं कि यदि बिजनेस आगे बढ़ेगा तो हमें प्रॉफिट होगा, तो डायरेक्टर्स उस तरह से काम नहीं कर पाते हैं। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट रहता है, ठीक है ना। और ओनर्स के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि कंपनी इतना बड़ा फॉर्म ऑफ बिजनेस है कि उसमें ओनर्स ध्यान नहीं दे सकते, उसके लिए तो एम्प्लॉयज़ रखने पड़ेंगे, उन्हें इतनी नॉलेज भी नहीं होती है। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम जॉइंट स्टॉक कंपनी में सामने आती है। फिर न्यूमरस रेगुलेशंस क्या है, कंपनी बनाना मुश्किल है यही नहीं, कंपनी बनने के बाद बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जैसे कंपनी का ऑडिट करना, कंपनी की वोटिंग में, कंपनी की हर तिमाही में, हर महीने जो रिपोर्ट्स गवर्नमेंट को जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं अलग अलग एजेंसी से, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। मतलब कि एक तरह से कंपनी बना लिया तो आपने अपनी आज़ादी खो दी, इस तरह से काम करना पड़ता है कंपनी बनाने में। मतलब कि रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, कंपनी जिसने बनाई उसको बहुत सारे कानूनों का पालन करना पड़ता है। यदि आप कहीं पर भी गलती करते हैं तो आपको उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, गवर्नमेंट आपसे चार्ज करेगी। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन है जॉइंट स्टॉक कंपनी का। डिले इन डिसीजन मेकिंग में दिक्कत होती है। यदि कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं है, इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे कि जनरल मीटिंग बुलाएंगे। जनरल मीटिंग का मतलब क्या है, जनरल मीटिंग का मतलब है जो मेंबर्स हैं उन्हें बुलाया जाएगा, शेयरहोल्डर्स को। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब इतनी देर में कोई अपॉर्चुनिटी हाथ आने से पहले निकल जाए, डिसीजन मेकिंग में डिले होती है। ठीक है, ये प्रॉब्लम। ओलिग्राफिक मैनेजमेंट क्या कह रहे हैं, ओलिग्राफिक मैनेजमेंट का मतलब कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, वो एक जगह नहीं होते हैं, वो फैले हुए होते हैं, अलग अलग चेहरे वाले, अलग अलग सोच वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मैनेजमेंट भी जो है
ओलिग्राफिक होती है। ओलिग्राफिक का मतलब जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके द्वारा इलेक्ट की गई होती है। मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं वो तो मैनेजमेंट को पॉइंट करके चले गए, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, वो सोचते हैं कि मैनेजमेंट अच्छी तरह काम करेगी, बट वो क्या करते हैं, 10,000 बंदों ने, 10,000 शोल्डर्स ने 10 डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर दिया। तो राज कौन कर रहा है कंपनी पर, 10,000 कर रहे हैं कि 10 कर रहे हैं? असलियत है कि वो 10 कर रहे हैं, क्योंकि डे टू डे डिसीजंस कौन ले रहा है, वो 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ले रहे हैं, जिन्हें मैनेजमेंट को 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट कराया है। ये प्रॉब्लम रहती है। जबकि इन 10,000 की मैनेजमेंट होनी चाहिए थी, बट कंपनी फॉर्म बिजनेस में मैनेजमेंट किसकी रहती है, इन 10 की रहती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रहती है, क्योंकि ये 10,000 तो एक साथ काम कर ही नहीं सकते। अपनी जगह किसको अपॉइंट कर देते हैं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। इसे ही कहते हैं ओलिग्राफिक मैनेजमेंट, रूल बाय फ्यू, कि कुछ ही पर्सन्स का क्या कंट्रोल रह जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, यहाँ पर भी वही वाली बात है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, किसी का फ़ायदा और किसी का नुकसान। जैसे यदि ज़्यादा सैलरी एम्प्लॉयज़ को दे दें, तो ज़्यादा सैलरी एम्प्लॉयज़ को देने से क्या होगा, एम्प्लॉयज़ का तो फ़ायदा होगा, और शेयर होल्डर्स का क्या होगा, शेयर होल्डर्स का लॉस होगा। तो कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट मतलब कि यहाँ पर बिजनेस से स्टेक होल्डर्स बहुत सारे होते हैं जो रिलेटेड होते हैं। स्टेक होल्डर्स में कंपनी के ओनर, कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी के एम्प्लॉय, कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी की क्रेडिटर्स, कंपनी के डेटर्स, जनरल पब्लिक, गवर्नमेंट, सब स्टेक होल्डर्स में आते हैं, संबंधित जितने भी हैं कंपनी से। तो यहाँ पर यदि एक के फ़ायदे के लिए डिसीज़न लिया जाए तो ज़रूरी नहीं है वो सभी का फ़ायदा हो सकता है उस फ़ायदे में किसी दूसरे का नुकसान हो। तो ऐसे समय पे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, कि एक दूसरे के हितों में टकराव, कि एक का फ़ायदा और दूसरे का नुकसान। यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में, ठीक है। तो ये थे लिमिटेशंस। यदि इन लिमिटेशंस ऑफ कंपनी में आपको कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।